ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित सबसे पहले भारतीय कौन थे? सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको ऑस्कर मिला था? तो भानु अथैया जी, ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है? तो लिटिल कॉर्पोरल ये जो वर्ड यूज किया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? तो सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास का। त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्र देखेंगे तो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभी दिल्ली दूर है या दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है, ये जो वाक्य कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है ज्यों का त्यों। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। तो जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी कहा जाता है। अच्छा, आखिरी बार जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? आखिरी बार भारत की जनगणना कब हुई थी? कमेंट करके बताओ। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, 2010 या 2011। आखिरी बार भारत की जनसंख्या जो जनगणना थी कब हुई थी? 2010 या 2011? कमेंट करके बताओ। तरणताल मतलब होता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का आप देख रहे हो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको फंस सकते हैं। हमने ऐसे 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं जो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें फंस सकते हैं। ये 10,000 जीके जीएस की एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को व्हाट्सएप पर। कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये 99 रुपए की पीडीएफ है, 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में एग्जाम चल रहे हैं, सबको दी जा रही है। जिसको भी चाहिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नीचे दिए गए नंबर पर करके आप व्हाट्सएप पर बात कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं ये जीके जीएस के क्वेश्चन फंस सकते हैं। जिसको भी चाहिए ये नीचे जो नंबर शो हो रहा है ये आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। जब वीडियो छोड़ के जाओ तो देख लेना, कॉल कर लेना। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह कौन सा होता है? तो प्रिज्म से यदि प्रकाश को गुजारोगे तो बैगनी रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का जो आवेशन होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण इनमें से क्या है? तो अतिचालक जो होता है ये आपका उच्च परागम्यता होती है अतिचालक में। ऑप्शन नंबर ए उच्च परागम्यता राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंडक्टर होता है अतिचालक। सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक। शुष्क सेल इनमें से कौन सा है? तो शुष्क सेल आपका प्राथमिक सेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए शुष्क सेल आपका प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। तड़क चालक का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो तड़क चालक का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन राइट आंसर है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु यदि आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन दी गए हैं तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी परमाणु रिएक्टर वगैरह जो है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी युक्ति के द्वारा बदलते हैं? मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है विद्युत मोटर। और जिस इसके जस्ट अपोजिट किसमें होगा? मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलेगा? तो जनरेटर। जनरेटर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में और मोटर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जो अर्धचालक चिप होती है ये आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस सेमीकंडक्टर है, याद रखना, यूज किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यहाँ पर ज्यादा हिंदी हो गई, शुद्ध हिंदी में थोड़ा इंग्लिश बता देता हूँ। तो एसी को डीसी में कैसे परिवर्तित करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट एसी, और डिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं स्थायी चुंबक वो बनते हैं इस्पात से। ऑप्शन नंबर बी इस्पात राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है इनमें से क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका गॉस होता है। ऑप्शन नंबर सी गॉस ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। शुष्क सेल को जो
ऊर्जा संग्रहित करती है रहती है वह कौन सी है? शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है रासायनिक ऊर्जा रहती है शुष्क सेल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो बिजली के पंखे जो हम उसकी गति चेंज करते हैं रेगुलेटर का यूज करते हैं, घर में लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटर राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? जो फैराडे का नियम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया राइट आंसर है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय है आपका, देखिए कोबाल्ट विद्युत चुंबकीय, क्रोमियम और निकल। तांबा ये विद्युत अचुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय ऑक्सीजन जो होता है ये आपका प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो भौतिकी में चौथा आयाम जो था इसका परिचय आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आइंस्टाइन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रडार का आविष्कार कौन था? तो जो रडार है उसका आविष्कारक थे आपके रॉबर्ट वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी ये रडार के आविष्कारक थे। पॉजिट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज एंडरसन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी एंडरसन राइट आंसर है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो आपकी जो चुंबकीय सुई होती है ये हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर की तरफ राइट आंसर है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो आपकी जो विद्युत मोटर है ये आपकी फैराडे के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी फैराडे का नियम राइट आंसर है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। ऑप्शन नंबर सी लोहा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर के अंदर जर्मेनियम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम का यूज होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल होता क्या है आप कमेंट करके बताओ। D3O या D2O? भारी जल क्या कहलाता है? D3O या D2O? कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। तो यहाँ पर भारी जल का उपयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी मंदक राइट आंसर है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग आपका एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के समविचरण में आपका सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन इनमें से क्या कहलाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले यदि आपको बताया था मैंने कि सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर राइट आंसर है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो जो एक्स किरणें हैं यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से त्वचा को पार कर सकती है, मांस को भी, लकड़ी को भी, अस्थि को या हड्डी को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। इसलिए हम एक्सरे कराते हैं हड्डी की जांच के लिए, है ना, क्योंकि वो पार नहीं कर पाती तो हड्डी की डिजाइन बन के आ जाती है एक्सरे में। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जो माइक्रोफोन है उसका आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी ग्राहम बेल राइट आंसर है। टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं ये माने जाते हैं आपके J.L. बेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए हैं ये न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का आविष्कारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन राइट आंसर है। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो एक जूल के अंदर आपका 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर सी 0.24 कैलोरी होता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार जो है इसमें ध्वनि तरंगों का यूज होता है। बाकी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? कमेंट करके बताओ। अल्टीमीटर जो है इससे क्या मापा जाता है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिष्ट धारा में परिवर्तित करेगा? सेम क्वेश्चन है। डीसी को एसी में परिवर्तित करेगा तो अल्टरनेटर डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो साइक्लोट्रॉन होता है ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज ऊपर उठेगा या नीचे हो जाएगा? नदी में चल रहा है जहाज और समुद्र में एकदम से आ जाए
तो वह थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर के तल पर, पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तल उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, बोतल को ढक्कन लगा दो, फुल पानी भर दो और उसको जमने दो, फ्रीजर में रख दो, तो बोतल फूट जाएगी। ऐसा क्यों? तो याद रखना, पानी जमने पर फैल जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पानी जमने पर फैल जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? तो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है अपना स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, स्थायी रहने के लिए, नहीं तो सीधे सीधे चलेगा तो पीछे लुढ़कने के चांस रहेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप भूमध्य रेखा से जाइए ध्रुवों की ओर तो ग्रेविटी जो है ये आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ग्रेविटी बढ़ जाएगी, राइट आंसर है। बल किसका गुणनफल होता है? तो जो बल है ये आपका दो चीजों का गुणनफल होता है, एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है त्वरण। ऑप्शन नंबर सी, बल जो है F = ma होता है। ठीक है, बल द्रव्यमान, m मतलब मास और त्वरण a मतलब एक्सेलरेशन, इसका गुणनफल होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का इनमें से क्या वाक्य पूरा करेगा? तो जो भी वस्तु शून्य से गिर रही होगी ना, उसका जो त्वरण रहेगा वो समान रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण समान रहेगा, याद रखना। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। यदि लड़की एकदम से खड़ी हो जाए झूलन पे, तो जो झूले का दोलन काल है, आवर्त मतलब आगे पीछे जो झूला होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एकदम से वो धीरे हो जाएगा यदि खड़ी हो जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो वस्तु का वेग दुगना करोगे तो उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संवेग दुगना, गतिज ऊर्जा 4 गुनी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रश्न के लिए सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही आंसर है, ए और बी। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश पूछा गया है, तो सदिश राशि है आपकी वेग। ऑप्शन नंबर ए, वेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का सबसे पहला जो नियम है तो जड़त्व का नियम होता है। आपने सुना होगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे गतिशील ना किया जाए, और कोई गतिशील अवस्था में है तो जब तक वह गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोका ना जाए। ये जड़त्व का नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसा है? तो बर्फ पर जो स्केटिंग करते हैं ये प्रदर्शित करता है कि जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा नहीं है पूछा गया। देखिए, चली हुई गोली गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा, बहता पानी, खिंचा हुआ धनुष, जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक स्थिर ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर बी, खींचा हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा रहेगी उसमें। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चल वस्तु की गति दुगनी कर दोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। जब दूध को बिलोया जाता है मतलब मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो आप जो है जब उसकी मलाई निकाल के उसको मथेंगे तो मक्खन अलग हो जाएगा और आपका छाछ बचेगी। ये केंद्रापसारी बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रापसारी बल के कारण राइट आंसर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या करेगा वो? तो कोई भी साइकिल सवार यदि गोल साइकिल चला रहा होगा तो उसको अंदर की ओर थोड़ा झुक के चलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर झुका हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दा और या लेटते हैं तो गद्दे का आकार परिवर्तित हो जाता है, उसमें कौन सा जो है ऊर्जा पाई जाती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, गद्दे में जो रबड़ के गद्दे होते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है कितना? तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि आयतन के बराबर पानी हटाएगी। आयतन से अधिक पानी हटाएगी तब तैरेगी, आयतन के बराबर या आयतन से कम पानी हटाएगी तो डूब जाएगी। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त
उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? तो द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे किसी ठोस की उछाल की जो मात्रा है यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव पर निर्भर करेगी कि वो पूरा डूबेगा या कम डूबेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, ऐसा क्यों? तो लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो कैपिलरी क्रिया के द्वारा, केशिकत्व क्रिया के द्वारा, हिंदी में क्या कहेंगे? केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप में की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पानी से जैसे आप शेविंग के ब्रश को निकालेंगे बाहर तो उसके बाल आपस में चिपक जाएंगे। उसका जो रीजन होता है, राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पानी में जो है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की मौजूदगी रहती है, इसलिए ब्रश आपस में चिपक जाते हैं। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या होता है? तो वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण बल पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अपकेंद्रण बल राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंग मशीन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कैसे जा रही हो? तो याद रखना, जब लिफ्ट एकदम से नीचे गिरेगी तो आप हल्का महसूस करेंगे, ऊपर चिपक जाएंगे यदि बिल्कुल लिफ्ट, और जब लिफ्ट बहुत तेज ऊपर जा रही हो तो आपको अपना वजन भारी लगेगा, ज्यादा भार लगेगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर नहीं है पूछा गया है। तो बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, बाकी ऊर्जा कार्यगतिज ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर है। बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से डिग्री सेल्सियस ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि जल मान चलो आपका सिंपल 20 डिग्री सेल्सियस है, अब उसको आप बहुत ऊंचाई से गिराओगे ना तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ जाएगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को आप माउंट एवरेस्ट मतलब पहाड़ों पर जितनी ऊंचाई पर पकाएंगे उसमें उतना ज्यादा समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट पर चावल पकाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं क्या कहलाता है? तो बर्फ, पानी और वाष्प ये सभी आपके संतुलन में रहेंगे, उस ताप को त्रिक बिंदु कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, त्रिक बिंदु राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तापमान घट जाएगा। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल के समय गांधार कला फली फूली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के सबसे ज्यादा फेमस राजा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके कनिष्क थे। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क राइट आंसर है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी इनमें से कहां पर थी? तो जो प्राचीन चोल साम्राज्य था उसकी जो राजधानी था वो था आपकी उर्दूर। उर्दूर जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये चोल साम्राज्य की राजधानी थी। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था और युद्ध त्याग की घोषणा की है। और कलिंग युद्ध के बारे में शिला राजादेश 13 नंबर का 13वें नंबर की शिलालेख में इसके बारे में जानकारी दी है कलिंग ने। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? अशोक ने पूरे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म महापात्रों को भेजकर किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, धर्म महापात्रों को भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मौर्य साम्राज्य में ग्रीस के राजदूत का नाम बताइए क्या था? एक ग्रीस का राजदूत आया था मौर्य के दरबार में, उसका नाम था आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज जो था ये ग्रीस राजदूत था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति इनमें से कहां पर थी? तो बिंदुसार जब शासन कर रहा था उस समय तक्षशिला में बहुत ज्यादा अशांति थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तक्षशिला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक इनमें से कौन था? तो सातवाहनों में सबसे बड़ा शासक जो प्रसिद्ध शासक था, जैसे शक संवत में कनिष्क था, वैसे शक शासकों में कनिष्क था, वैसे सातवाहनों में गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत फेमस था। ऑप्शन नंबर बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो
अर्थशास्त्र के लेखक थे आपके चाणक्य, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर व्यतीत किए? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंतिम दिन थे ये श्रवणबेलगोला में उन्होंने व्यतीत किए थे। ऑप्शन नंबर डी श्रवणबेलगोला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% चांसेस हैं आने की। ऐसे ही हमने 10,000 क्वेश्चन निकाल लिए हैं जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली है। क्या बना ली है? पीडीएफ। और ये पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपए में आपको ये पीडीएफ दी जा रही है। सिर्फ 99 रुपए में सभी को, चाहे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर क्वेश्चन तैयार करते हैं, याद करने 10,000 क्वेश्चन, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर पूरे वीडियो भर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ के जाओ इस नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 99 रुपए मिल जाएगी, 300 रुपए की पीडीएफ। 100% चांसेस हैं आपके एग्जाम में से क्वेश्चन फंसेंगे, तो याद कर लेना। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था आपका कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, खटफिसेस प्रथम, ये कुषाण वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था ये सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सम्राट अशोक राइट आंसर है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला हिंदू और यूनानी कला का संयोजन है। ऑप्शन नंबर बी हिंदू और यूनानी कला का संयोजन है गांधार कला। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे आपके शुंग। ऑप्शन नंबर बी ये सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उस पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि राइट आंसर है। संगम साहित्य के संरक्षक इनमें से कौन थे? तो जो संगम साहित्य बना था उसके जो संरक्षक थे वो थे पांड्य। ऑप्शन नंबर सी पांड्य ये संगम साहित्य के संरक्षक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी इनमें से कहां पर स्थित थी? तो जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र का अभी का नाम क्या है बताइए? अभी किस शहर है, कौन सा शहर है जहां पहले पाटलिपुत्र था? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? कनिष्क के बहुत फेमस राजवैद्य थे, इनका नाम था आपका चरक। चरक क्या थे? तो वैद्य थे, बहुत फेमस कनिष्क के शासनकाल के। ऑप्शन नंबर सी चरक राइट आंसर। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। अशोक कौन थे? तो अशोक मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी मौर्य राइट आंसर है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट गांधार कला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट गांधार कला शैली को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संगम युग का तोलकपियम साहित्य ये किस भाषा का सबसे बड़ा कार्य है या काव्य है? तो तोलकपियम ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा राइट आंसर हो जाएगा तोलकपियम के लिए। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने धम्म महामत ऑप्शन नंबर डी की नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर डी धम्म महापात्र या धम्म महामत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नंद राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो जो नंद राजवंश था उसके संस्थापक आपके थे महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर सी ये नंद राजवंश के संस्थापक थे। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश ने अपनाया नहीं गया था? तो मौर्य वंश से देखिए हमने लिया है क्या, जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें आपका 4 शेर हैं, घोड़े हैं, सांड हैं। सत्यमेव जयते ये प्रतीक चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बाकी सांड, घोड़े और 4 शेर ये हमारे प्रतीक चिन्ह में भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए प्रतीक चिन्ह में है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? एका ब्राह्मण जो वर्ड है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
यूनानी राजदूत मेगास्थनीस इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो मेगास्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से आपके जीवन वृत्त की जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति और विदेश नीति। मतलब उपरोक्त सभी जो विकल्प दिए हैं इन सभी की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या ज़ेंड्रमीज किसे कहा गया था? तो ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या ज़ेंड्रमीज जो कहा है ये धनानंद को कहा है। ऑप्शन नंबर डी धनानंद को अग्रमीज या ज़ेंड्रमीज कहा गया है ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि इनमें से किसको दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि दी गई है ये दी गई है आपकी समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? तो उत्तर गुप्त युग के समय की बात है और आपका नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पहला ज्ञात गुप्त शासक इनमें से कौन सा था? सबसे पहला ज्ञात गुप्त शासक जो था वो था आपका श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए ये सबसे पहला ज्ञात गुप्त शासक की श्रेणी में आते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद के वैद्य और चिकित्सा का भगवान यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से धन्वंतरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये गुप्त वंश के सुविख्यात नाम हैं, ये लोग हैं। आर्यभट्ट को भी जानते होंगे आप और वराहमिहिर का भी नाम सुना होगा। ये गुप्त वंश से संबंधित है दोनों। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के बाद समाप्त हो गया? तो रोम पर आक्रमण हुआ था हूणों का और उसके बाद रोमन साम्राज्य और भारत के बीच जो व्यापार था वो समाप्त हो गया। हूणों के आक्रमण के बाद रोमन साम्राज्य और भारत का व्यापार समाप्त हो गया। चीनी यात्री फायांग किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फायांग आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायांग भारत आया था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो जो इलाहाबाद का आपका स्तंभ है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख इनमें से किसने बनवाया था? तो प्रयागराज या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख ये हरिशेन ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर ए हरिशेन राइट आंसर है। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब एक कथन गलत है गुप्त शासकों के बारे में। तो राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा बड़े बेटे को मिलता था, ये गलत है। गुप्त शासकों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े बेटे को ही सिंहासन मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत दिया गया है गुप्त शासकों के बारे में। गुप्त युग का प्रवर्तक इनमें से किसे माना जाता है? तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक माना जाता है श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त को गुप्त युग का प्रवर्तक माना जाता है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास का नाम सुना होगा आपने। तो ये प्रसिद्ध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और क्या नाम है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा इनमें से क्या थी? तो जो गुप्त शासक थे ना उनकी जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संस्कृत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए गुप्त शासकों की दरबारी भाषा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश सबसे ज्यादा अपने कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए कला स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश बहुत ज्यादा फेमस था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो विक्रमादित्य की पदवी चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों सेम है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ हम सभी जानते हैं, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध आर्यभट्ट जी। ऑप्शन नंबर सी, ये गुप्त शासक के शासनकाल में थे आर्यभट्ट जी। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत चलाया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से स्कंदगुप्त ने रोका। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका।
राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर ली। राजा हर्ष की बात हो रही है, तो राजा हर्ष ने अपनी राजधानी, थानेसर थी पहले उनकी राजधानी, और थानेसर से वो आ गए कहां, कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर ए, थानेसर से कन्नौज राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के गुप्त शासन काल में सबसे ज्यादा जारी किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो संगीत के प्रति उनका प्रेम गुप्तों के सिक्के दर्शाते थे। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त राजवंश के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे गुप्तों का। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिनको हम क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके दरबार में थे आर्यभट्ट भी और कालिदास भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो बाणभट्ट जी जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट जी ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, इसके लेखक कौन थे? तो जो कादम्बरी है इसके लेखक थे आपके बाणभट्ट जी। ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट जी कादम्बरी के लेखक थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो हर्षवर्धन के द्वारा अपनी धार्मिक सभा ये की जाती थी आपकी प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया करते थे। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो हर्ष ने कन्नौज सभा स्थापित की थी और ये वेनसांग के सम्मान में की थी। ऑप्शन नंबर सी, वेनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? तो हर्षवर्धन ने देखो रत्नावली लिखी है, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्ष चरित्र हर्षवर्धन ने नहीं लिखा, खुद का चरित्र खुद नहीं लिखेंगे, तो हर्ष चरित्र हर्षवर्धन ने लिखा। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये तीनों लिखी हैं हर्षवर्धन ने, हर्ष चरित्र नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त का जो एरन शिलालेख है इसमें सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिलता है, संदर्भ मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? आखिरी बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था वो था आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी, हेनसांग ये हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के समय उनके जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित्र उनके दरबारी कवि ने ही लिखी थी, बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। ये क्या थी? तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी है हर्षचरित्र में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य का जो सिद्धांत खोजा था, प्रतिपादन किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वराहमिहिर कौन थे? बताइए, वराहमिहिर इनमें से कौन थे? तो वराहमिहिर एक बहुत ही ज्यादा फेमस खगोलज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए, वराहमिहिर एक खगोलज्ञ थे, याद रखिएगा। अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? जो अलवार संत हैं उनका आविर्भाव हुआ है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से अलवार संतों का आविर्भाव हुआ है। चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था? तो चीनी यात्री जो सुंग युन था ये आपका 518 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी, 518 ईस्वी राइट आंसर।
ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र था बहुत फेमस, और ये आपका बिहार राज्य में था। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में था ओदंतपुरी। लिच्छवी दोहित्र इनमें से किसे कहा गया है? तो लिच्छवी दोहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन का समकालिक दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो उत्तर भारत में थे आपके हर्षवर्धन, और दक्षिण भारत में थे आपके प्रसिद्ध पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ये दक्षिण भारत में थे, उस समय फेमस थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो चांदी के सिक्के को कहा जाता था रुपये का। ऑप्शन नंबर सी, चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपये का कहा जाता था, याद रखना। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की, वो किसके संरक्षण में थे? उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण उनको प्राप्त था। इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा एक बहुत ही भव्य कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, और उनके कन्नड़ के 3 काव्य थे, पंपा, पोन्ना, राना और कैलाश मंदिर। ये राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से आपका महरौली शिलालेख को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, महरौली शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? जो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, बनी हुई थी, ये आपकी बनी है गुप्त शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भूमि माप का जो उल्लेख मिलता है, ये आपका मिलता है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में भूमि माप का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताओ। तो प्राचीन भारत में सबसे प्राचीनतम जो बौद्ध विश्वविद्यालय था, वो था आपका तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला बौद्ध विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन था? तो गुप्त वंश का आखिरी शासक था आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त ये गुप्त वंश का आखिरी शासक था। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो भारत की यात्रा पर एक चीनी तीर्थयात्री आया था, उसका नाम था आपका शुंगयुंग। ऑप्शन नंबर सी, शुंगयुंग 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया था। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला सबसे पहला गुप्त शासक कौन था? सबसे पहले महाराजाधिराज की जो उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर जो विजय हुई थी, वो आपका सन था आपका 618 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 618 ईस्वी राइट आंसर है। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की वल्लवी विजय निम्नलिखित में से किस शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है? वल्लवी विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐहोल स्तंभ शिलालेख ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। हर्षवर्धन की वल्लवी विजय का उल्लेख इन दोनों में से किससे मिलता है? ए और सी में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो